कुछ पढ़ा रहे हैं ट्यूशन वहाँ भगनिया के। चलिए आगे थे। आज था हिस्ट्री में लॉर्ड विलियम बेंटिंग से ना, डलहौजी पूरा था ना। चलिए बताइए लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स अंतिम बंगाल के लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ बताइएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर बोलेंगे तब रॉबर्ट क्लाइव बोलेंगे। हाँ बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तब बोलेंगे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी तो वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसी ठीक है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नहीं ना, सॉरी वही वारेन हेस्टिंग्स लास्ट में थोड़ी है, ये लास्ट में होगा, बेंटिंग हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइए कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1800 किसकी अध्यक्षता में? राजा राम महाराज की सहायता से और ये था मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अध्यक्षता में, कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में। शासन काल में हुआ। वो किस गवर्नर जनरल पूछेगा ना। ठगी प्रथा का अंत हुआ है कर्नल स्लीमैन की सहायता से। देखिए देखिए ठगी प्रथा का अंत हुआ कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में। अध्यक्षता कौन किया था? ये नहीं किया था उसमें उसमें पहले का पुरनका में तो ये दिले था। चलो वही चलते याद है। चलो बताइएगा कि किस भारतीय ने योगदान दिया था? तो राजा राममोहन। और इससे पहले कुछ शासक थे राजा अकबर। हाँ अकबर और मराठा पेशवा ने भी सती प्रथा पर रोक लगाया था। हाँ ठगी प्रथा कब समाप्त हुआ था? 1830 में। जो विधवा का जो सती प्रथा का अंत किया गया था किस अधिनियम के तहत? धारा 17 के तहत भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था। बताइए अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसकी अनुशंसा पर किया गया था? लॉर्ड मैकाले के और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। हाँ अब बताइए कि कोची भारत में अंग्रेजी शिक्षा 1834 में बना था। 35 के थी हुआ था। ऑप्शन अब जैसा बनेगा, अधिनियम बोलेगा तो 34 लागू कब हुआ था? तो 35। वो तो अलग होगा ना, इसका ये एक अधिनियम अलग है। 35 में लागू हुआ था। अधिनियम 34 लागू 35 में। कोई भी अधिनियम होता है पहले बनता है, अति एक्ट बनता है और बाद में उसके बाद लागू होता है। अब आते हैं बेंटिंग ने मैसूर को कब मिला लिया था? बेंटिंग लॉर्ड मैसूर को 31 में। ठीक है 1831 में बेंटिंग ने किसको मिला लिया? मैसूर को। और इसको कुर्ग को कब मिला लिया? कुर्ग और मध्य कचेर 34 में। 3 साल के अंतर है। मैसूर और मध्य कचेर या कुर्ग के अंतर बीच में है 3 साल। बेंटिंग ने 1831 में मैसूर को और कुर्ग या मध्य कचेर को 1834 में। यही 1831 और 1834 में कुछ है यंग इटली और यंग यूरोप का चर्चा भी किया गया। बुक जो है ना यंग इटली जोसेफ मेजनी द्वारा लिखा गया है। यंग इटली की स्थापना और यंग यूरोप की स्थापना भी जोसेफ मेजनी 1831 कौन किया था? जोसेफ मेजनी यूरोप। हाँ मेजनी एक जोसेफ मेजनी जो बोला था कि अगर क्रांति लाना है ना समाज में तो शासन व्यवस्था हाथ में दे दो। बताइएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में भारतीयों को दिया गया सबसे उच्चतम पद का नाम क्या था? सदर अमीन। बोलेगा कि भारतीयों को जो उस समय इनके समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सर्वाधिक ऊंचा पद कौन सा था? सदर अमीन। वेतन कितना था? 700 रुपया प्रतिमाह तनख्वाह मिलता था। किस अधिनियम के तहत यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी सेवा में रोका
नहीं जा सकता 1833 के तहत। और इसी के तहत जो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हाँ, बंगाल का अंतिम गवर्नर जब ये विलियम बेंटिंक शुरुआत में जैसे तो 1828 में भारत का गवर्नर जनरल बनता है, इस शुरुआत में कब मद्रास का अथी रहता है? हाँ, मद्रास का गवर्नर कब बनल था? 1803 में। और इसी के समय में हुआ था कौन सा विद्रोह हुआ था? 1806 में वेल्लोर विद्रोह। हाँ, जो में क्या किया था? माथे पर नहीं लगाना था टीका, कान में चीना पर बाली नहीं पहनना था, ये वही था, वही 1806 में। चलिए गए थे। अब बताते हैं चार्ल्स मेटकॉफ, इसका कार्यकाल 1 साल, बस याद रखिएगा। हाँ, 1835 से 1800। तो लॉर्ड मेटकॉफ का कार्यकाल कितना? 1 साल। किसके बाद आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद 1 साल के लिए बना 1835 से 1836। इसी को कहा जाता है, बस एक भी याद रखिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। इसके बाद आता मेटकॉफ के बाद लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड वही हम लोग पढ़ रहे थे ना गुलाम में, शाहजहां में कि जो ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया था ना, सासे ससुरी में मरम्मत करवाया था। तो इसमें भी जो ऑकलैंड जो दिले थे वही हम लोग यही पढ़ रहे थे, लेकिन याद नहीं। ये भी तो मरम्मत करवा दिले हैं, ये ऑकलैंड मरम्मत करवाया था। निर्माण नहीं, वो निर्माण करवाता, ई मरम्मत करवाता है। देखिए देवले मरम्मत करवाता है उस दिन यही लगे। नहीं देखिएगा, वो अगर देले होगा ना, पहले से रोड था लेकिन पूरा अच्छा से ऐसे अगर ओकर रूपरेखा तैयार कीजिएगा ना तो चलिएगा अशोक के पास से चलिएगा। यानी कि चलिए निर्माण करवाया था उसको, ऑकलैंड मरम्मत करवाया था। तो ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842। 1836 से ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842। बताइएगा इसमें क्या पहला घटना क्या था? लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 39 से 42। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। इसी में 39 में कलकत्ता से जो दिल्ली है तक जो रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, मरम्मत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में कौन सा रोड का मरम्मत करवाया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड। हाँ, जीटी रोड, जो NH1 और NH2 के सम्मिलित रूप है। हाँ, इसी के समय भारतीय क्या हुआ था कि भारतीयों को विदेश जाकर डॉक्टरी के पढ़ाई करने के व्यवस्था में दिया गया था। हाँ, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कि हॉलैंड है, ऑकलैंड भी शायद कुछ है। ऑकलैंड एक शहर है। हाँ शायद है, देश नहीं है मगर है कुछ। हॉलैंड शहर है। चलिए, ऑकलैंड के समय ही पहली बार भारतीयों को डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई थी। अब हो गया एलेनबरो, 2 साल के लिए। एलेनबरो का कार्यकाल 1842 से 1842 से 44। इसके समय हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। ऑकलैंड के समय जो शुरू हुआ था वो इसके समय समाप्त हुआ था। तभी भी हो सकता है किस गवर्नर के शासनकाल में कि युद्ध हुआ था दूसरे काल में समाप्त हो गया। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में और समाप्त हुआ किसके काल में? हाँ, एलेनबरो के कार्यकाल में। इसको रिपीट कीजिएगा तब भी होगा। एलेनबरो 42 से 44। एकरा में देव याद रखिएगा कि पहली बार रविवार की छुट्टी का दिन मनाया था 1843। और दास प्रथा का अंत भी हुआ था 1843 में एक्ट 5 के तहत। मतलब वही धारा 17 था ना सती प्रथा में, विधवा वाला यहाँ पे है धारा 5 दास प्रथा का।
रविवार की छुट्टी। सती दास प्रथा का, हाँ विधवा विवाह तो 1856 में है। तो एलेनबरो के काल में यह देखिएगा 1842 से 44 पहला अफगान युद्ध, प्रथम अंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा दास प्रथा का अंत हुआ एक्ट 5 के तहत, और रविवार को हर एक सप्ताह में एक दिन छुट्टी, रविवार की घोषणा हुआ 1843 में। सही काम किया है पहली बार जो है ना, सही काम किया था, बहुत अच्छा है। चाहिए शरीर को भी आराम मिलना चाहिए, वही बात हो गई है। चलिए आगे थे। लॉर्ड हार्डिंग, ऑकलैंड अथी एलेनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग 4 साल का कार्यकाल। कितना? 4 साल। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848, 1844 से 1848। एकरे समय हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 46 से 44 से 45 46 में दे रहा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46, जिसमें अंग्रेज क्या हो गए थे? जीत गया था। पूछेगा नर बलि हत्या पर रोक किसने लगाया था? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग नर बलि पर। एक था इससे पहले शिशु बलि पर हत्या, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। शिशु बलि की हत्या लॉर्ड किसमें? वेलेस्ली के समय में। एगो हाँ तो जॉनसन में ना था, हाँ सर जॉनसन में था। वो में था कि एक्यूरेट नहीं बताया था किसके बारे में, नवजात कन्या की हत्या पर था। जॉनसन में नवजात कन्या पे, शिशु पर वेलेस्ली में, और इकरा हार्डिंग में नर बलि पर हत्या। हाँ नर मतलब हम लोग का, हाँ हाँ नर मतलब हम लोग आ जाएंगे। चलिए नर में तो चूहों का तो नर मदीन कहते हैं, तो उसमें तो उकर कौन बलि देगा? चलिए तो हार्डिंग। अब बताइएगा लॉर्ड विलियम के कार्यकाल 1828 से 1835। फिर उसके बाद आया कौन? एक साल के मेटकप आता है 1835 से 1836। अब 36 से 42 आता है कौन? ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। फिर उसके बाद आता है एलेनबरो 2 साल के लिए 1842 से 1844। उसके बाद आता है कौन? 4 साल के लिए आता है लॉर्ड हार्डिंग 44 से 48। अब आते हैं हम लोग डलहौजी जो 8 साल। कितना? हाँ सब काम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा इसमें। भारत में आधुनिक भारत का निर्माता इसी को कहा जाता है, उसके समय अंग्रेज के समय में। देखिए लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। इसके समय में पहला तो हुआ था आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में? हार्डिंग के समय में। दूसरा ना हुआ था, वो अफगान युद्ध समाप्त हुआ था आपका। हाँ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 1 साल रह गया था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1800 लगता है ना। एगो लाहौर के संधि के तहत, एगो भैरवाल के संधि के तहत समाप्त हुआ। हाँ चलिए कहते हैं। अब जो है इसको 29 मार्च 1849 को पंजाब को क्या करता है? विलय नीति के तहत मिला लेता है 49 में। 29 मार्च 1849 को विलय, हाँ वही वाला राज्य हड़प नीति। लेकिन राज्य हड़प नीति से पहला सतारा ना हो गया, जैसे उस न हाँ पहला था वो। अब आते हैं जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर कहाँ पे दिया जाता है? इंग्लैंड में। द्वितीय आंग्ल युद्ध के तहत कितने युद्ध लड़ा गया था? 3 गो युद्ध, और तीनों अनिर्णित था। क्या था? निर्णय नहीं निकला था। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध के तहत कितने युद्ध? 3। प्रथम युद्ध था रामनगर का युद्ध। प्रथम युद्ध जो 16 नवंबर 1848 को हुआ। कब हुआ? 16 नवंबर 1848 के। कौन सा युद्ध? रामनगर युद्ध का संबंध किस युद्ध से? कौन सा? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। दूसरा हुआ
चिलियानावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, 13 जनवरी 1849 को, यह भी अनिर्णित था। यह हुआ था 49 में, नवंबर में, वो 48 में था ना, यह है 49 में। तीसरा है गुजरात का युद्ध, तो रामनगर का युद्ध, चिलियानावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध। इससे पीछे वाला में दे लेता 2 युद्ध हुआ के दे लेता, इसमें यहाँ पे 3 गो। तब पहला 16 नवंबर कितना था 1848 को, कौन सा, रामनगर का युद्ध। फिर है 13 जनवरी 1849 को चिलियानावाला का युद्ध। और तीसरा है गुजरात का युद्ध, जो गुजरात का हुआ था, कब हुआ था 12 मार्च 1849 को हुआ था। हाँ, इसमें इसी युद्ध में पूरी तरह से सिख क्या जाता है, पराजित हो जाता है। हाँ, 16 नवंबर, 13 जनवरी, 12 मार्च, 48 में, 49 में, 48 में, 49 में। हाँ, 13 जनवरी 1849, 12 मार्च 1849 को। तो ये तीनों युद्ध किसका भाग था, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 में हुआ था, में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। बर्मा को भारत में कब मिला लिया था, मैंने अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिला जाता था, 1852 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी 1852। बताइएगा कि किस पर जो है 2 डॉक्टरों को साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में डलहौजी उस पर अपना अधिकार कर लेता है। सिक्किम के 2 अंग्रेज डॉक्टर को दुर्व्यवहार मतलब गलत तरीके से पेश आने के कारण उसको क्या करता है, मिला लेता है 1850 में अंग्रेजी साम्राज्य में। कहा था ना कि डॉक्टर ही है ना, हमारा अच्छा से नहीं देखा, बस आरोप है। 45-46 में दूसरा का 49 में। हाँ, पहला 45-46, दूसरा 48-49 में। बस वो क्वेश्चन पूछता है ना कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो पहले भारत का अंग नहीं था, मतलब क्वेश्चन पूछ लेता। चलिए कहते हैं इनाम कमीशन का स्थापना कब हुआ था, इनाम कमीशन है वही किया था 1852 में। इनाम कमीशन की स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वही था जैसे पता कर लेता था कि कौन एकरा पास है, उसको लूट लेता था। भूमिकर रहित जागीरों का पता करना था। भूमिकर रहित मतलब जिसके पास भूमि नहीं है उसको पता लगाना था। हमको लगा जिसके पास भूमि है ना उसको नहीं, रहित मतलब होता है रहित नहीं है, रहित मतलब नहीं बात जैसे ना हुआ है। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य था इनाम कमीशन के तहत उसको देना था, मतलब जागीर जो है ना जिसके पास नहीं है उसको दे देना है, गरीबों को मदद करना सीधा। अब आते हैं डलहौजी का, जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन सा किसने किया था, अपने शासनकाल में लागू किया था, कौन, डलहौजी। और इस नीति के तहत किए गए पहला कौन, सतारा। तो राज्य विलय नीति के तहत पहला विलय किया गया, पहला सतारा 1848 में। सतारा पहला सतारा था, पूछा हुआ बहुत बड़ा क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे पहले मिलाया गया था। तो लाइन से कभी देता है, सरियाने के लिए भी दे देता है। तो पहला सतारा, दूसरा जैतपुर और संबलपुर 49 में, जैतपुर और 1849 में जैतपुर और संबलपुर। हाँ, सतारा को 48 में मिलाता है, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 50 में, बघाट को हिमाचल प्रदेश पड़ता है, बघाट को 50 में। उसके बाद आता है उदयपुर 52 को, उदयपुर 52, झांसी 53, झांसी, और लास्ट में होता है 54 में, 1854 में अवध को, नहीं सर अवध 56 में, सॉरी 56 में 1800, नागपुर है 54, नागपुर 54, और लास्ट में जो होता है अवध 1856 में। तो सबसे पहला और सबसे अंतिम, पहला सतारा और सबसे अंतिम अवध। तो पहला सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, 1856 में बच गया कौन, अवध। इस लाइन से याद रखना है। लास्ट कार्यकाल में था पहला है सतारा, जैतपुर और संबलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, नहीं झांसी, उदयपुर के बाद झांसी, नागपुर के बाद लास्ट में। हाँ, तो पहला याद रखिएगा सतारा,
1848 48 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, 53 झांसी में है, झांसी हो गया 1853, नागपुर हो गया 1854 में, और लास्ट हो गया 56। बताइए अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये ना, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब। ये तो पता है कि अवध राज्य के संस्थापक सादत खां, सादत खां। अवध के हैदराबाद ईरानियों ने ना अवध की स्थापना ईरानियों ने, और एकरा हैदराबाद के तुरानियों ने किया। ठीक है, बताइएगा किस इसके शासनकाल में तोपखाना का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था। कब? डलहौजी के शासनकाल में किया गया 1856 में। 1856। तो तोपखाना जो है ना कलकत्ता से हटाकर कहाँ लेके चला गया? मेरठ। और सेना का मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? शिमला। कहाँ बना दिया गया? तो कलकत्ता से मेरठ कौची किया गया? तोपखाना बदल दिया गया। और शिमला को क्या बना दिया? सेना का मुख्यालय। कब? 1854 में, 56 में, 1856 में। इकरे समय एगो शिक्षा का मैग्ना कार्टा शुरू होता है, जिसको क्या के नाम से जानते हैं? वुड डिस्पैच। शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसका उपनाम दिया जाता है। हाँ वुड, हाँ वुड, हाँ वुड डिस्पैच की घटना कब घटी भाई? तो 1854 में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। किस? हाँ शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हाँ कुछ चलिए कहते इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वार्निकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में कॉलेज और स्थापना किया था कॉलेज वॉलेज के। इसमें 3 कॉलेज बनाया गया था। किसके समय? इसका हटता है, शुरुआत तो कर देता है मगर पूरी तरह से पारित करता है कौन? कैनिंग। 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। और जो उच्च न्यायालय है ना वही नाम याद रखिए ना। बम्बई सबसे पहले, पुराना है कलकत्ता। हाँ कब मैं याद रखिए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और अगर अति विश्वविद्यालय बोलेगा तो 1857 में, और उच्च न्यायालय बोलेगा तो 1862 में। 1800 उच्च न्यायालय पहले मुंबई में बनाया गया था। नहीं, पहले कलकत्ता में बना गया। राजधानी इसलिए था, राजधानी इसलिए था ना कि सब चीज से वो फेमस था। अभी भी सब चीज, मतलब सर्वाधिक वहाँ पे सब चीज मिलता था। बंदरगाह भी है, यातायात का साधन सबसे वहाँ पे जंगल है कोलकाता। चलिए आगे ट्रेन से यही चलते ना वहाँ पर मौसम सही रहता है। तो बताइएगा कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। ऐसे कैनिंग 57 में, 56 में तो ये हट जाता है, आ जाता है कौन? कैनिंग। अगर शुरुआत बोलेगा तो डलहौजी के शासनकाल में, मगर पूरी तरह से बनाया कौन था? कैनिंग है। 1857 में सर हमारे कोर्ट बना था 62 में। हाँ कोर्ट बना था, क्या दिया? रेलवे का जनक तो भारत में जानवे करते हैं। कब हुआ था? कहाँ से कहाँ तक था? और कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर था। नहीं, रेलवे स्टेशन का कोई फिक्स नहीं देता। रेलवे स्टेशन कहाँ कौन था पहले? पहला भारत का रेलवे बिहार में था। सबसे प्राचीनतम रेलवे स्टेशन बिहार में। नमवा उस दिन भी ढूंढे थे, भुला गए। मोतिहारी जिला में। हाँ कुछ है यहीं पे। भारत में डाक प्रथा की शुरुआत कब हुआ था? 1854। हाँ किसके शासनकाल में? डाक हो चाहे पोस्ट ऑफिस एक्ट हो, सब डलहौजी का। लोक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना पहले भी किया था डलहौजी। आप मगर पूछेगा सार्वजनिक लोक सार्वजनिक विभाग की स्थापना किस सल्तनत काल के किस राजा ने किया था?
लोक सार्वजनिक सबके लिए, खैरात, अस्पताल हाँ तभी ये बताया तब ना, मगर उसे बताएगा नहीं, सीधे बोलेगा लोक सार्वजनिक विभाग की स्थापना सल्तनत काल के किस शासन में की? तब हाँ इसीलिए तो उसको कहते हैं सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? एफएसटी को। ऐसे गवर्नर जनरल में कौन किया सार्वजनिक विभाग का? तो डलहौजी। चलिए कहते लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 में। डाक पोस्ट ऑफिस भी 54 में। लोक सेवा की स्थापना भी 1854 में। मैग्ना कार्टा जो था शिक्षा वाला वुड डिस्पैच वाला भी 1854। हाँ लोक सेवा आयोग, हाँ 1854। इसी के शासनकाल में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू किया गया था। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा 1853 में। मगर कैसे 53 में हो जाएगा शासनकाल में? ठीक तो है यार, ये तो कहिए से पढ़ा ले। अच्छा हाँ डलहौजी नहीं हो, हम दिमाग में कैनिंग आ रहा है। हाँ दिमाग में कैनिंग है, ठीक। 1853 में क्या हुआ था? पहला बिजली से तार से चलने वाला सेवा शुरू किया गया था। कहाँ से? कलकत्ता टू आगरा, कलकत्ता टू 1853 में। इसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनाया था? शिमला। ग्रीष्मकालीन राजधानी हाँ सही कर दिया। ग्रीष्म मतलब गर्मी ना, वहाँ ठंडा पड़ता होगा शिमला में, तो गर्मी में रख दिया, फिर आराम मिलेगा। इसी के समय में पहली बार खुला प्रतियोगिता की शुरुआत हुआ था। मुंबई जो लिखित जो था ना पहले नामजदगी के सिद्धांत के नाम दर्ज करवाया, अभी भी कुछ में था, अब हम लोग में भी कि जाइए पहले कार्यालय में नाम दर्ज करवा ले रहिए तभी आपका उसमें हो सकता है। कुछ में था ऐसा। हाँ नामजदगी प्रथा को समाप्त करके खुली प्रतियोगिता करवाया था। और इसका उम्र जो है 18 से 23 रखा गया था। कितना उम्र रखा गया था? 1823। बताइएगा सत्येंद्र टैगोर ने भारतीय ने कब जो लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था? 1863 में। कोई के जन्मों लगता है कि हुआ ना? विवेकानंद। अब दादा भाई 1861 में उनका नहीं, 68 में तो खोज ले, ठीक है। 1868 में नहीं, 1700 में। कहा कि 1868 में तो 20 रुपया का थी खोज कर रहे थे। चलो 1867 में डायनामाइट की खोज हुआ था। इसका कब हुआ था सर? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 69 में। ना 1869 में तो गांधी जी को 1769 में। तो वो तो नेपोलियन का जन्म हुआ है। नेपोलियन 1913। स्वामी विवेकानंद का है जन्म नहीं याद है। वो 1868 में पहली बार 20 रुपया के मांग थी भारत प्रति व्यक्ति आय की खोज हुआ था। रूल इंडिया 61 में ना, ठीक है। बिजली वाला था आगरा से कोलकाता बिहार में सुना, बिहार में पहली बार रेल चला था 1862 में। पटना स्टेशन के लिखले है उधर बाहर 1861 की 62 है, इसी कुछ देख ला। पटना स्टेशन की स्थापना दिले है। चलिए आगे तो सिविल सेवा जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे वो पहली बार कब सिविल सेवा पास किए थे? 1863 में। इलाहाबाद और इंग्लैंड दोनों में संयुक्त रूप से संयुक्त हुआ था 1922 में। सिविल सेवा इंग्लैंड में भी और भारत में भी, दोनों साथ साथ। हाँ इलाहाबाद में 1922 में। कब? 1922। नरबली के प्रथा की शुरुआत रोका था कौन? ही रोका था हार्डिंग। और यही प्रयास किया था। हाँ अब खत्म हो गया। अब चर्चा कर लिए जल्दी जल्दी, सुनिए ध्यान से आराम से। लॉर्ड विलियम के बेंटिंग कार्यकाल 1828 से 1835। इसके शासनकाल में याद है कि पहले ही 1803 में मद्रास का गवर्नर जनरल था। 1803 में
एकरे समय में 1806 में हुआ था कौन चीज वेल्लोर में, हाँ वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह 1806। हाँ किसके शासन, उस समय तक वहाँ पे देता है जॉर्ज वाल्लो 1805 से 7, 1805 से 7। चलिए, और इसके समय में क्या क्या हुआ, तो भारत का जो चार्टर एक्ट था 1833 वाला एक समय पारित हुआ था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हाँ इसी के समय अंग्रेजी शिक्षा का मैकाले आयोग बनाया गया था। हाँ 1835 में 34 के तहत 35 में, हाँ 35 में। उसके बाद इसी समय 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ राजा राम मोहन के द्वारा, और उसके बेंटिंग के द्वारा। बेंटिंग उसमें कार्यकाल था उस समय, और राजा राम मोहन राय सहयोग किए। हाँ, और ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में स्लीमन के अध्यक्षता में, कर्नल स्लीमन के अध्यक्षता में ठगी प्रथा अंत भी हो गया। हाँ इसके बाद इसमें 1835 में क्या बना था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ था। हाँ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी 1835 में। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में, बेंटिंग के शासनकाल में। कौन सा मेडिकल कॉलेज, इसने बेंटिंग ने मैसूर और कुर्ग और मध्य की चेकर को मिला दिया था 1831 और 1834। 1831 में यंग इंडिया या थी यंग इटली और यंग यूरोप, इटली और यंग यूरोप में। हाँ 1833 वाला तो हो गया। इसी के समय सबसे पहले भारत को सबसे ज़्यादा ऊंचा पद मिला था, सदर अमीन। सदर 700 रुपया इसका पेमेंट था, 700 रुपया प्रतिमाह मिलता था। इसने क्या था कि इसी के 1833 के तहत कोई भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी जो है कंपनी में अति करने से, नौकरी करने से टोके नहीं करेगा। कुछ चीज़ 16 में सार्वजनिक नौकरी पाने का अधिकार है, 16 में। ना 15 में धर्म हो गया, 16 में से अति है नौकरी पाने का अधिकार है, लोक सेवा पावे का। अब एक बाद आता है लॉर्ड मेटकॉफ को, होता था मेटकॉफ, बस 1 साल के लिए 1835 से सिर्फ क्या कहा जाता है इसे, मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता। इसके बाद आता है 6 साल के लिए कौन, ऑकलैंड। कौन आता है, ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42। दूसरा 1839 में क्या हुआ था, कलकत्ता से जो अति है नहीं, दिल्ली से के बीच में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका मरम्मत होता है 1839 में। विदेश डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश ऑकलैंड के समय अनुमति दिया। ऑकलैंड के बाद आते हैं एलेनबरो, कितना 2 साल 42 से 44। इसी के समय क्या हुआ था, 43 में 2 काम हुआ। एक तो दास प्रथा का अंत हुआ नियम 5 के तहत, और रविवार की छुट्टी भी इसी के समय, और एक और था अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। इसके बाद होता है लॉर्ड हार्डिंग 4 साल के लिए, लॉर्ड हार्डिंग 4 साल के लिए 1844 से 1848 के लिए। इसके प्रथम आंग्ल सिख हुआ था 1845 से 46, 1845 से। और नर बलि प्रथा का प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मेन याद रखिए, जो विराज विलय नीति, पहला कौन, सतारा, दूसरा जैतपुर और संबलपुर, तीसरा न जैतपुर, और तीसरा बघाट, चौथा उदयपुर, 5वां झांसी, 6ठा नागपुर, और 7वां लास्ट में तो 1848 में 1856 में। चलिए, इसी के समय हुआ था सिक्किम में जो 2 डॉक्टरों को आरोप लगाकर कर दिया था 1850 में ही, 1850 में। इनाम कमीशन की स्थापना भी 1852 में, जिसमें जागीर रहित भूमि जो था उसकी खोज किया जाता था। हाँ, इनाम कमीशन के 1852। अब उसके बाद 1856 में कलकत्ता को क्या किया था, तोपखाना को ले जाके कहाँ पर, मेरठ में स्थापित किया। और शिमला में क्या बना दिया गया था, हाँ ग्रीष्मकालीन था, और सैन्य का, हाँ सैन्य का मुख्यालय बना दिया था। वुड डिस्पेट 1854, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी के समय हुआ था कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857। शुरुआत हुआ था मगर देता नहीं है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। हाँ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास।
अब डाक टिकट या पोस्ट ऑफिस 1854। सार्वजनिक लोक निर्माण डलहौजी। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1854 में। हाँ 53 में क्या हुआ था? कलकत्ता से आगरा। हाँ लोक सेवा 1854 में। तार वाला था कलकत्ता से आगरा तक किया था 1853 में। उसके बाद इसी के समय हुआ था जो क्या किया था, उम्र जो है खुली 18 से 23 निर्धारित किया गया था। चलिए डलहौजी के खत्म। कल हम लोग करा जाएगा कैनिंग, एल्गिन, लॉरेंस, मेयो, यहाँ नॉर्थ ब्रुक तक। हाँ नॉर्थ ब्रुक मेयो भी है ना, मेयो इसमें। हाँ मेयो है, मेयो है। अरे इतने आवी था बस, कहाँ तक ला? यहाँ से आई थी यहाँ तक, ज़्यादा थोड़ी। हम तो यहाँ पे करे तो कितने साफ ये खत्म करेंगे फिर। मेयो यहाँ पे है, नहीं मेयो नॉर्थ ब्रुक तक। आज पर छोड़ दीजिए, आज चलिए नदी में था ना हम लोग का। एक मिनट हम तेरे घर फोन कर लेते हैं। एक मिनट खाली भात बनावला, भात खाए फोन कर वीडियो चैट करवा के पूछेंगे। भागीरथी कहाँ पर माने भागीरथी कहलाता है? गंगा जो है भागीरथी, जो इसे भागीरथी और कौन सा नदी मिलके गंगा कहलाता है? अब भागीरथी में कौन सा एक और आधा कर नदी मिल जाता है? भिलांगना। अब भिलांगना से पहले कौन सा एगो बांध है? टिहरी बांध। ठीक है। भागीरथी संगम के बाद सुनिए सर, पहले बाद मिलने के बाद है सर। इसको खत्म करके आज बताइए, बोला पेजवा पर। ठीक याद हो गया, ढेर दिन हो गया। चलिए करते हैं मिलने के बाद। तू लोग कह रहा तो देख लेंगे एक बार और। चलिए अलकनंदा का उद्गम स्रोत कहाँ से है? चालू है लेकिन आगे देखो यार चालू था। चलिए ज्योग्राफी ऐसे भी शुरुआत हुआ है। अलकनंदा बताइएगा किसका किसका मिश्रण है, कौन कौन नदी का? विष्णु गंगा। हाँ सही है। विष्णु प्रयाग का, देव प्रयाग का है। विष्णु प्रयाग नहीं, तो गंगा ना। इन दो नदी देखिए, एक तरफ से आता है विष्णु गंगा, एक से आता है धौली गंगा। और जहाँ बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कोची अलकनंदा। क्या बोलते हैं? अब वो अलकनंदा हमेशा चलते चल जाता है। जिसका पानी गढ़ा धौली गंगा, विष्णु गंगा जब जहाँ मिल जाएगा उसको बोलते हैं अलकनंदा। अब अलकनंदा से दूगो इधर से और दूगो इधर से, अब वो कहलाएगा अलग अलग प्रयाग, 5 गो प्रयाग। हाँ उसी को विष्णु प्रयाग बोल देते हैं। धौली गंगा विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु गंगा मिला ना, उसको विष्णु प्रयाग। वो विष्णु प्रयाग को अलकनंदा वाला। यह जो है जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। किसने? तब धौली गंगा विष्णु गंगा के जहाँ मिल गया उस प्रयाग को विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। चलिए अब आते हैं अलकनंदा का एक और सहायक नदी है इधर से, पिंडार। पिंडार नदी कौन है? और इससे कर्ण प्रयाग में मिलता है। कहाँ पे? तो कर्ण प्रयाग में कौन? एक तो पिंडार नदी, इससे तो आ ही रहा है सबसे ज्यादा कौन? अलकनंदा। तो कर्ण प्रयाग आके जहाँ मिलता है उसे क्या, सॉरी पिंडार जहाँ नदी आके मिलता है उसे कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सा? इस हो गया। अलकनंदा में महासीर नाम का एक मछली होता है, महासीर। तो बोले हाँ, जो इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आता है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइएगा कि अलकनंदा में उस मछली का नाम बताइए जो रहता तो है नीचे मगर अंडा देने आता है ऊपर। तो महासीर। कौन सा मछली? महासीर मछली। अंदर देगा तो फट जाएगा अंडा उसका। बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, खा जाएगा, चाहे हो सकता है कि प्रेशर से, प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा वो बहुत। हाँ नहीं, मौसम के चलते भी हो सकता है। हाँ। अलकनंदा एवं मंदाकिनी कहाँ पे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सॉरी बोल ही दिया। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाता है? रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। गंगा नदी का नाम कहाँ पर पड़ता है भाई? गंगा देवप्रयाग। कहाँ पे? देवप्रयाग में आकर क्या नाम पड़ जाता है? जहाँ पे भागीरथी आके मिल जाता है ना उस स्थान को बन जाता है कौन सा? देवप्रयाग। और वहीं से स्टार्ट हो जाता है गंगा।
ऐसे अगर गोडी में क्वेश्चन पूछ देवे कि गंगा कहाँ से निकलती है गोमुख हिमालय, जिसे कलकत्ता में उसको वही देवे करता आपको, ये नहीं देता। भागीरथी को कलकत्ता में गंगा करते हैं ना। बताइएगा। अब प्रयाग 5-4 गो है ना। पहला विष्णु प्रयाग किसका किसका? विष्णु गंगा धौली और विष्णु का मिलन स्थल। कर्ण प्रयाग में किसका किसका? अलकनंदा, पिंडार और उसके बाद रुद्र, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और एगो छूट रहा है। अच्छा, नंदाकिनी में वो नदी मिलता है। पहले नंदाकिनी नंद प्रयाग में, पिंडार, नंदाकिनी नदी पिंडार, सही है। पहले उधर से आता है हाँ, नंदाकिनी नदी और पिंडार नदी इधर से हो गया। इधर से हो गया कौन? मंदाकिनी और भागीरथी दूपो। तो कर्ण प्रयाग में कौन सा नदी आगे मिलता है? पिंडार। एक याद रखना, एक ही याद रखना, दूसरा नहीं बोलना, दोनों बस एक को याद रखना। काहे कि एक तो आ रहा है पूरा। कॉपी बता देते जल्दी से ना हो जाए। अच्छा ठीक, बता देंगे लास्ट में। टेंशन खत्म हो जाता है। चलिए आगे थे। रुद्र प्रयाग में मिलता है अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा, किसे? पद्मा। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानती है। और पवना के पूरब से एगो पद्मा नदी में मिलती है और इसके सम्मिलित धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना। कौन सा? मेघना। मेघना की सहायक नदी कौन है? मेघना की सहायक नदी है बराक नदी, जो मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी से निकलता है। तो पूछा हुआ है बराक नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर के जानपाओ पहाड़ी से। जानपो पहाड़ी, माउंट का ले जाते हैं, माउंट मतलब पहाड़े होता है ना। जानपो पहाड़ी से बराक नदी का उद्गम स्थल जानपो पहाड़ी। और जानपो पहाड़ी कहाँ मिलता है? मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। ब्रह्मपुत्रा नदी का बताइएगा निकलता कहाँ से? सानो के आप से जो निकलता है सिंधु। चेम युंग डुंग हिमानी से। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलता है? चेम युंग डुंग हिमानी से। और यह हाँ, मानसरोवर के झील के दक्षिणी भाग से निकलता है। हाँ। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं? सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। और कहाँ से, कौन दर्रा से घुसता है? नहीं सर, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। सीधा सीधा ब्रह्मपुत्रा बाढ़ लाता है सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर में, असम में। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं इसको। असम में जब घुसता है तब हाँ, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में कौन सा? यांग्याप दर्रा से। अरुणाचल प्रदेश में इसकी प्रमुख सहायक नदी याद रखिए, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी दिबांग, दिहांग। दिबांग, दिहांग हो गया दुगो। लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, ये सब जो है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की नदी। जो पूछा वही दिबांग, दिहांग, मानस, सबनसिरी और धनसिरी। सबनसिरी और धनसिरी, ये लोहित, ये सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। सहायक वाला सबसे ज्यादा फंसाता है। चंबल राजस्थान की, चंबल एकमात्र नदी है राजस्थान की जो सालों भर बहती है। चंबल राजस्थान की वैसा नदी जो हमेशा बहते रहता है सालों भर। चंबल कौन सा? हाँ, एक ठगा जहाँ पर वो सब किनारे किनारे बसल है, वो पनिया लेके आता अथी से अथी करके। इंदिरा गांधी नहर पूरा एरिया का सर। चलिए कहते हैं ये कहाँ पर है? 84गढ़, चित्तौड़गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी भारत में कथी राजस्थान में कहाँ प्रवेश कर रहा है? च से 84गढ़ और च से चित्तौड़गढ़ के पास प्रवेश करती है राजस्थान में। इसी नदी पर भैंसोरगढ़ के पास एक जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात।
तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पे? नहीं, चुलिया जलप्रपात किस नदी पे? चंबल नदी पे। हाँ हाँ, चुलिया चंबल। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर। किस पर? हाँ। सिंधु नदी भारत के केवल किस राज्य से होकर बहती है? जम्मू कश्मीर में। और अब वो अलग हो गया। हाँ ना, पंजाब में ना जाएगा, पंजाब में आता था, वो वाला में जाएगा, ओकर पंजाब में, पाकिस्तान वाला में जाएगा, और नीचे जाके गिरेगा, फिर अरब सागर में नीचे आएगा। चलिए इधर आइए। रावी सतलज ब्यास तीनों गुजरता है। सिंधु जल समझौता कब? 1960 में। ठीक है, 1960 में। किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब इसमें बांटा हुआ था कौन चीज? हाँ, झेलम, चिनाब और सिंधु। सिंधु, झेलम और चिनाब का संपूर्ण जल का 20% जल उपयोग कर सकता है भारत। 80% उसको जाएगा। हाँ, झेलम, चिनाब, सिंधु। झेलम, चिनाब, हाँ अच्छा, हाँ, सिंधु, झेलम और चिनाब। पाकिस्तान को करना 80%, हम करेंगे 20%। और रावी, सतलज और ब्यास के हम करेंगे 80%, और वो लोग करेगा 20%। याद रखिए, जो ऊपर में है सिंधु, झेलम, चिनाब, पाकिस्तान करेगा। सिंधु, झेलम, चिनाब, ऐसे भी याद रखिए कि सिंधु पर सबसे ज़्यादा बहता कहाँ है? पाकिस्तान में। इसे याद है, सिंधु, झेलम और चिनाब तीनों पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पानी रखेगा। हम लोग रखेंगे इसका सतलज, ब्यास और रावी 80% रखेंगे। यही में ना, यही वो पूछता है क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा संधि है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में कभी भी बंद नहीं हुआ है? यही बता। सिंधु जल सावित्री नदी बताइए कहाँ पे, किस राज्य में? सावित्री है उत्तर प्रदेश का। सावित्री ने 5 गो नदिया में था ना कृष्णा के, 5 गो। महाराष्ट्र वाला में, महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी में था ना 5 गो में पढ़ पाए हम लोग। 5 गो में पेन्ना, सावित्री और कोयना और था ना 5 गो में। सावित्री नदी कहाँ पे? तो बताइए किसके किसके बीच में है? तो रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में सावित्री नदी बहती है। जो हाँ, इन दोनों का आप क्वेश्चन पूछेगा कि रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो सावित्री नदी। रायगढ़ और रत्नागिरी, रायगढ़ और रत्नागिरी। रायगढ़, रायगढ़ एगो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सीमा कौन बनाती नदी? तो सावित्री नदी। कौन? सावित्री। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर पर है ना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में। सर है, दोनों का काफी अलग एरिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ कहाँ है या? अच्छा बताइए कि जो महाराष्ट्र जो गंगा जो नदी निकल रहा है वहाँ खाली उत्तराखंड बह रहा है? नहीं तो मतलब मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कहाँ बहता है? यूपी में सबसे ज़्यादा बहता है ना। उसी तरह सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से बोलेगा तो निकलता है महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा। अब वो बह के आ गया छत्तीसगढ़ में, तब ये दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन बन गया ना, अब वो है कि जय रत्नागिरी और रायगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ना महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नहीं शेयर करता होगा तो ये दोनों के रजवा अथिया करके तो हो सकता है कोई और राज्य में होगा, तब तो रायगढ़ कोई और राज्य में होगा, यही हो सकता है। रायगढ़ दूसरा नाम बना होगा। हाँ हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में तो राजधानी रायगढ़ है, तो सीधा सीधा देखिए रायगढ़। राजस्थान में हो सकते हैं। अच्छा हाँ, रायपुर में है। रायपुर छत्तीसगढ़ में है। हाँ छत्तीसगढ़ के तो रायपुर राजधानी। ना ना, रायपुर दिमागवा में आ रहा है ना, यहाँ भाई रायगढ़। दोनों सटले हैं, साझा कर सकते हैं अपना अपना सीमा। महाराष्ट्र राजस्थान के बीच में रत्नागिरी वहाँ ये है। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में सावित्री नदी जो क्या करता है? सीमा रेखा का धारण करता है। वंशधारा नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। ना वंशधारा उड़ीसा में। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलता है। कहाँ से? कालाहांडी जिले से। चलिए हो गया, कंट्रोल कीजिए, इस समय है। छोड़िए छोड़िए, पिटा उठा जाएगा बिना मतलब के। चलिए, गोदावरी नदी का जल संग्रह क्षेत्र भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 7 गो राज्य से। गोदावरी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 7 गो। 7 गो राज्यों से मिलकर कितने राज्यों से? भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 7 राज्य। 7 के नाम से महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, उड़ीसा। हाँ आए हाँ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। 7 गो राज्य से होकर गोदावरी नदी बहती है। अब कैसे घुमावी तो सब बॉर्डर के अनुसार समझ में आएगा तभी आगे समझ मैप देखो ना तो समझ आ आगे। अभी तो बताए थे कि बताइए कि बराक नदी कहाँ पर? ना ना बराक ना पूर्वोत्तर में असम एथी मणिपुर मणिपुर, जानपो पहाड़ी, जानपो। बराक नदी मणिपुर के जानपो पहाड़ी से निकलती है। ये भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम बहते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। तब बराक नदी कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। बराक नदी 3 राज्यों में। कौन कौन? असम, मणिपुर, मिजोरम होते हुए कहाँ चल जाता है? बांग्लादेश में। कहाँ पे? बराक नदी की सहायक नदी कौन कौन है? याद रखिएगा, पहली बार नया जोड़ लिया हुआ सहायक नदियाँ। जीरी, एक मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोगाई और सोनाई। सोनाई और लोगाई सिंगला, सिंगला, लोगाई, सोनाई। और ये सब किसकी सहायक नदी है? बराक नदी। किसकी? अब बताइए कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? बराक नदी को। हाँ बताए थे, बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी सुरमा। हाँ यही इसी को कहा जाता है बांग्लादेश में सुरमा के नाम से। क्या कहा जाते हैं? बार बार उसको छुइएगा तो दिक्कत होगा, आप बढ़ेगा बढ़ते जाएगा, छुइएगा वो और ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी सुरमा। और भारत के किस कौन सा नदी जाकर वो सुरमा बन जाती है? बराक नदी। बराक है, बराक की सहायक नदी बहुत सारा है। बराक के सहायक नदी बहुत सारे। तथा मेघना, सुरमा भी कहते हैं इसको और मेघना के नाम से भी बांग्लादेश में कहते हैं, दोनों के नाम से। हाँ एथी गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम के नदी मिलत तब ओकरा मेघना कहल जाए। एक और भी है। बराक नदी से मुंबई थी ना, मणिपुर ना। हाँ मणिपुर, जानपुर पहाड़ी से असम होते हुए मिजोरम होते हुए चल जाएगा कहाँ पे? बांग्लादेश में। मणिपुर इसको मिजोरम कहेंगे उसको बांग्लादेश में सुरमा अतियों का। हाँ सुरमा और मेघना। बराक नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग कितना घोषित किया गया है? 6। लास्ट जो है ना 6ठा। हाँ राष्ट्रीय जल मार्ग 6। तो राष्ट्रीय जल मार्ग बताइएगा किस नदी में बनाया गया? बराक नदी पे। किस पे है ना? ये साधु कोको काम। कोका कोलम तीन राज्यों जगह से बहुत सारे जगह राज्यों से गुजरने में का असम, मणिपुर, मिजोरम से गुजरने ना। भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग माना जाता है। हाँ राष्ट्रीय 6ठा है ना, 6ठा प्रस्तावित में है। हाँ 6 गो है जलमार्ग से भी। तो 6ठा जो है जलमार्ग किस नदी पे है? बराक नदी। बराक को किस पे? बराक नदी पे। किस पे? बराक नदी पे। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताना। ये फेमस है, पूछता है, याद रखिएगा। 2 गो भी। उत्तर से दक्षिण, ऊपर से आना, कहाँ से? ऊपर से नीचे। सिंधु सतलज व्यास नहीं ना प्रायद्वीपीय में ऊपर से आ रहा है ना। इसका जो त्रिक समानता होता है भैया ऊपर से आ रहा है ना। क्या सिंधु इसका झेल वो नदी नहीं, नीचे प्रायद्वीपीय भारत में हमारे नीचे। पहले गोदावरी उसके बाद कृष्णा। चलो हो गया, रह गया। बोलिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा। 3 को क्लियर कीजिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा। 2 गो बच गया कोची? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। पेन्नार, कावेरी और वेगई। पेन्नार, कावेरी, वेगई। पेन्नार, कावेरी और वेगई। तब पहला 3 कौन कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा। पेन्नार, कावेरी, वेगई। यह है उत्तर से दक्षिण के क्रम। पहला में महानदी, दूसरा में गोदावरी, तीसरा में कृष्णा, चौथा में पेन्नार, पांचवा में कावेरी, छठा में एक बार 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में। वो तो था कि ऊपर से नीचे ले, अभी घटते क्रम में। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, 1465 किलोमीटर। 1400। उसके बाद होना चाहिए कृष्णा, 1401 किलोमीटर। 1400। तो 1465, 1401 गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा। उसके बाद नर्मदा नदी 1213 या 1312, 1213 या 1312 है।
1300 में कुछ होगा। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। उसके बाद आते हैं महानदी, कावेरी और ताप्ती। महानदी, कावेरी और ताप्ती। तो पहला सबसे लंबा गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा नर्मदा, चौथा बच गया कौन सी महानदी, कावेरी और ताप्ती। महानदी, कावेरी, ताप्ती, महानदी, कावेरी और ताप्ती। अब ऊपर वाला बताइए। लंबाई के अनुसार नहीं, ऊपर से नीचे। महानदी, कृष्णा, नहीं, महानदी, गोदावरी, पेन्नार, पहला महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। क्लियर हो गया। इसमें आते हैं हम लोग। तो पहले लंबाई के अनुसार गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, नर्मदा, महानदी, उसके बाद एगो बच गया कौन, कावेरी और ताप्ती। कावेरी और दोनों में सेम है कावेरी, दोनों में देखिए सेम कावेरी सेम है। हाँ, ये हो गया कौन चीज। एक था लंबाई ऊपर से नीचे आने में, एक था लंबाई के घटते क्रम में। चलिए आते हैं। 16 सितंबर 2015 को किस सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदी गोदावरी कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। किस सरकार है? हाँ, गोदावरी कृष्णा कहाँ है? कौन तमिलनाडु। ऐसे तो बहुत ज़्यादा है। गोदावरी तो 7 गुना से तमिलनाडु का महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। वही करेगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कि नहीं हुआ इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। विजयवाड़ा कर्नाटक में है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। हाँ, विजयवाड़ा कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है ना 2015 में क्या किया था कि किस नदी को जोड़ने का लिए कार्य किया है। तो गोदावरी और कृष्णा में। गोदावरी विजयवाड़ा कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। तो कौन है वो दिल्ली तक राजुआ का नाम क्या नहीं दे रहा था। देखिए तो विजयवाड़ा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। ठीक है विजयनगर ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। विजयवाड़ा नहीं है, वो विजयनगर दिमोगा में है। विजयवाड़ा कर्नाटक में। हाँ सही बोले सर। तो मैं एगो राज्य का नाम दे नहीं रहा। आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण दक्षिण ये सब जिंदगी का हम हिस्सा है। कंफ्यूजन जो जिंदगी का हम हिस्सा, इससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है। सामना कीजिए, इसको ठीक हटाइए। चलिए, गोवा के 2 महत्वपूर्ण नदी जानते हैं। देखिए ना, गोदावरी और कृष्णा को 2015 में किस किस राज्यों के बीच में जोड़ने का कार्य किया गया। हम इतना नहीं बोल सकते हैं। आप तो लोग खोजा बोले, फिर से क्वेश्चन एक बार बोलिए, उसको हंस करके बोलिए। 2015 में गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने के लिए कौन से राज्यों से जोड़ने का कार्य किया गया है? 2015 में कृष्णा और गोदावरी को जोड़ने के लिए कौन कौन से राज्य शामिल किया गया? आंध्र प्रदेश से शुरुआत किया गया था। हाँ, कहाँ किसको वो तो वो है, ये दिले है। चले छोड़े और हम खोज लेंगे। आंध्र प्रदेश के एक जगह का नाम है। चलिए गए थे कल कर्नाटक के बीच जो है विवाद है गोदावरी और कृष्णा का। हाँ, तो वही तो बोले कर्नाटक और वही आंध्र सब करेगा ना मैनेजर। चलिए, कल हम लोग के भारत की प्रमुख झील पूरा खत्म। पूरा झील खत्म। ये वाला खाली ना। हाँ, पूरा झील खत्म नहीं है। ये सब तो आधा याद है, वही वाला इसे याद। हाँ, झील। भारत रत्न ली ना। चलिए, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुआ है? 1954 में। कितने व्यक्तियों को दिया गया? 3 गो के। राजगोपालाचारी, वेंकट रमन, राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी। पहला बार कितने व्यक्ति को मिला था? 3 गो। राधा कृष्णन सबसे पहले राधा कृष्णन। हाँ। अगर ये ऑप्शन में है तो मारिया, नहीं तो का बाद है तो दूसर का सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, नहीं, पहले राधा कृष्णन को, उसके बाद सी राजगोपालाचारी के। हाँ, वेंकट रमन को। चलिए, हाँ,
55 में, इतने 54 में मिला इन तीनों के। 55 में आते कौन? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोचगुंडम विश्वेश्वरैया और भगवान दास। तो याद रखिए मेन इनका किनका, विश्वेश्वरैया के और जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू को और विश्वेश्वरैया को किनको, कब? 1955 में। बोले तो विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू, हाँ विश्वेश्वरैया, वही विश्वेश्वरैया है। गोविंद वल्लभ पंत 57 में, गोविंद वल्लभ पंत 1957 में। यूपी के पहले शायद लगता है कि मुख्यमंत्री है। देखो तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। नहीं महंगा वाला है नहीं तो कुछ होंगे गोविंद वल्लभ पंत, वहाँ के पहले कुछ है। कौन? कुछ हाँ पर बोले कुछ है वो। चलिए अब आते हैं विधान चंद्र राय, पश्चिम बंगाल के। इनको कब मिला गया है? तो विधान चंद्र राय पुरुषोत्तम दास टंडन, दोनों 1961 में। विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला है 61 में। याद रहेगा ना सर, किसको किसको मिला है तो क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं इसलिए पूछता सर, इसलिए पूछता इनको कब मिला है, उठा के पूछता। वो तो ऐसे ही याद रहेगा कि लमसम छाड़ दीजिएगा, क्या सुनल नंबर आता है। हाँ नहीं, चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला है? 1862 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1862 में। जिंदाल सिंह की बात है ना। टंडन साहब को मिला 61 में, टंडन और इनका विधान चंद्र राय को 61 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 63 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 63 में, 1963। एक और है पांडुरंग वाम काने है, पांडुरंग वामन काने। लाल मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मरणोपरांत, ये क्वेश्चन सही है। लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था? शांति निकेतन का नहीं, जिस साल मरे थे ना, जिस साल मरे थे वही साल मिला था, 1966 में। 1900 ताशकंद समझौता के अगले दिन मर जाते हैं। 10 जनवरी के ताशकंद समझौता था, 11 जनवरी को मर जाते हैं। इंदिरा गांधी क्यों कब मिला था भारत रत्न? 1971 में। इंदिरा गांधी को कब मिला भारत रत्न? 1971 में। 1900 तो बताइएगा पहला में किनको मिला? वेंकट रमन, विश्वेश्वरैया और वेंकट रमन और सी राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन। दूसरा में किनको मिला? जवाहरलाल नेहरू और विश्वेश्वरैया को 1955 में। 57 में मिला कि टंडन को, इनका नहीं यूपी वाला में कौन है? गोविंद वल्लभ पंत 1957। गोविंद वल्लभ पंत 1900। उसके बाद 1961 में मिला दो के, विधान चंद्र राय और टंडन को। विधान चंद्र राय और राजेंद्र प्रसाद को 1962 कुछ अवगत। विजय घाट है, विजय घाट। इंदिरा गांधी को मिला 71 में। लाल बहादुर शास्त्री को 66 में। हाँ मरणोपरांत बताइए क्या को मिला है? बहुत ज़्यादा, 6-7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक 11 हो गया लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। याद रखिएगा 12 को के मरणोपरांत मिला हुआ है। 12 गो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न कितना मिला है? 12 गो के मरने के बाद उनको दिया गया 12 आदमी को। चलिए आगे थे। मदर टेरेसा को मिला है
1980 में 79 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1 साल बाद क्या मिल गया? भारत रत्न। हाँ। मदर टेरेसा को कब मिला? 1980 में। आचार्य विनोबा भावे को मिला है 83 में। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में। आचार्य विनोबा भावे को आचार्य विनोबा भावे थे जो पहला मिले रमन मैग्सेसे पुरस्कार। खान अब्दुल गफ्फार खां को मिला 3-4 साल बाद 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खां हाँ प्रथम विदेशी थे। ऐसे 3 नेल्सन मंडेला को भी मिला हुआ है। हाँ वो 1990 में मिला उनको। 90 में कौन? मंडेला यहाँ पे अफ्रीका के पाकिस्तान के हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी कहा जाता है इनको। चलिए आचार्य विनोबा भावे को 1983 में। 4 साल बाद खान अब्दुल गफ्फार को मिला 1987 में। और 2 साल बाद मिला B.R. अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को। 90 में किनको किनको मिला? B.R. अम्बेडकर 2 साल हाँ 88 में हाँ 87 के 3 साल बाद। तो B.R. अम्बेडकर 1990 और एक और नेल्सन मंडेला को। B.R. अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला वो भी समझिए कि अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किए थे। हाँ 13 मारे हैं कुछ तो मरने उपरांत तुम थोड़ी बता रहे हैं। हाँ मरने उपरांत उनको मिला है 1990। अम्बेडकर को 66 में बताए थे किसको? 66 में लाल बहादुर शास्त्री पहले थे मरणोपरांत। पहला मरणोपरांत। हाँ चलिएगा बताते हैं। B.R. अम्बेडकर हो गया और ये नेल्सन मंडेला हो गए कौन? 1990। 91 में राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोनों के मिला कुछ मरने उपरांत मिला। राजीव गांधी को भी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरने उपरांत मिला। 1991 में मरे थे। 1991 में हाँ 91 मिला। और हाँ यही सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनमें मोरारजी देसाई 3 को याद रखिएगा इनमें। हाँ राजीव गांधी पटेल मोरारजी देसाई। राजीव गांधी पटेल मोरारजी देसाई तीनों को 1991 में। 1991 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत मिला इनको। 92 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992 में मिला मरणोपरांत। J.R. टाटा और सत्यजीत राय यही में। टाटा और सत्यजीत राय 1992। सत्यजीत राय 1992। टाटा कलाम अरे अबुल कलाम आज़ाद J.R.D. टाटा और सत्यजीत राय 92। APJ अब्दुल कलाम के बताइएगा 97। APJ अब्दुल कलाम गुलजारी नंदा अरुणा आसफ अली 97 पहल का आएगी। APJ अब्दुल कलाम ये वाला भी मिसाइल मैन वो अबुल कलाम आज़ाद हैं। हाँ हाँ अबुल कलाम आज़ाद ये APJ अब्दुल कलाम है। 97 में 3 याद और तीनों फेमस नाम याद रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली जो रेडियो पर पहली बार 1942 में अथी किए थे। चालू कर दिए थे यही जर्मनी से कि महात्मा गांधी की उपस्थिति में कौन चलाया था भारत। हाँ 97 मिला किनको किनको? कलाम जी को नंदा जी को और अनुरा आसफ अली। सुब्बा लक्ष्मी को 98 में। जयप्रकाश नारायण को भी 98 में। JP जी को 98। एस सुब्बा लक्ष्मी यही सुब्बा लक्ष्मी पहली था ना जो UNO में शामिल होने वाले थे। हाँ सॉरी विजय लक्ष्मी पंडित है। सुब्बा लक्ष्मी यहाँ पर ठीक है। ना आज कुछ माइंड अलग लग रहा है। आज बहुत ज़्यादा गलत हो आ जा रहा है। सुब्बा लक्ष्मी और एक और कौन? जयप्रकाश नारायण। सुब्बा लक्ष्मी और जयप्रकाश नारायण 1998। पंडित रविशंकर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बरदोलई 1999। पंडित रविशंकर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बरदोलई 1999। अमर्त्य सेन हाँ अमर्त्य सेन हाँ। चलिए लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001। लता मंगेशकर और गाने और बजाने दुनने वाला साथी याद रखेगा 2001 में। शहनाई वादक
और गाना गाए वाला दोनों 2001 में। भीम सिंह जोशी पूछा हुआ बहुत बार 2008 में। भीम सिंह जोशी 2008 में। सचिन तेंदुलकर जानते हैं 3 गो इनको मिला था 13 में। एगो प्रोफेसर थे 14 में। सचिन तेंदुलकर और रामचंद्र राव। 14 में। खेल के क्षेत्र में पढ़ना। हाँ पहला व्यक्ति है कब लिया था 13 में ना। आओ बाद में हम लोग को। तो 13 में रिटायर कर लिया तब ना वो जाके 11 के बाद 12 में ले ले 12 या 13 में 13 में हमने 12 में 13 आओ यार। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय अगले साल 15 में। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी 2015 और लास्ट 2019 में मुखर्जी, देशमुख और हजारिका। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका 2019 में। चलिए 2016 देते हैं आईपीएल खेल के अरे तो ही तो बोल रहे हैं कि 16 में हुआ है। इंटरनेशनल 16 में सचिन तेंदुलकर के लिए हैं लास्ट में। 11 में संन्यास नहीं लिए भाई साहब। नहीं था लास्ट वर्ल्ड कप। शतकों मारने लगे वर्ल्ड कप 4 साल पहले होगा। अभी वही ना तो अगला तो खेल नहीं पाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ मार दिया अरे 99 वो शतक था ना बुआ तो एगो शतक फंस जा रहा था बार-बार इसलिए वो खेल रहा था। चलिए देखिए सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से आज 16 नवंबर 2017 के दिन ही संन्यास लिया था। इस मौके 2017 में चले गए थे। तो कल हम लोग को रह जाए कोची ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में तो इतना या मेन शुरुआत में 2-4 को याद रखना है और लास्ट वाला में वो याद नहीं करना है। हम लोग को याद कर दीजिए आए टिकट कर दीजिए ये तो है ही। मैंने आपको 1 न 2 को पूछना है सर। थोड़ी है जैसे सुमित्रा नंद पंत हो जाएगा टिकट कर दीजिए तब रामधारी